नमस्कार सभी को। मैं विडी यादव एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल कोचिंग कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको जानते हैं सभी कि ऑफलाइन क्लासेस बंद हो चुकी है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपसे जुड़ रहा हूं और एक क्लास लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स की, जो आप पीछे दिख रहा होगा आपको कंटेंट कि टैक्स सिस्टम पे बात करेंगे आज। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है इकोनॉमिक्स। ठीक है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं इसको शुरुआत से आपको करवा रहा हूँ। लगभग इसकी 70 से 75 क्लास या 80 क्लास मैं आपको दूंगा कि इससे आप कभी भी एग्जाम, कोई भी कितना भी बड़ा एग्जाम देते हो तो आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, देखो पीछे आप देख रहे हो टैक्स सिस्टम। कोई भी गवर्नमेंट जो होती है ना, उसके लिए एक नेसेसरी पेमेंट है टैक्स। मतलब बिना टैक्स गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स के द्वारा। हम जो इनकम कर रहे हैं, हम जो टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, उसी से गवर्नमेंट क्या करती है? रोड बनाती है, पुल बना रही है, ठीक है, बिजली लोगों को दे रही है, मुफ्त राशन बांट रही है, ठीक है, लोगों को सब्सिडी दे रही है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप सपोज कर लो कि राशन हो गया, चावल हो गए, जो लोगों को फ्री राशन, जैसे कोरोना के टाइम में राशन बांटा था सरकार ने या कुछ भी हेल्प की थी, वो सारे कैसे जो हम टैक्स देते हैं उसी से दे रहे हैं। अब आधे लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो टैक्स नहीं देता। भाई, आप में से जितने भी देख रहे हैं इस दुनिया के अंदर, जितने भी, कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, हर आदमी टैक्स दे रहा है। ठीक है, क्योंकि टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, आप सबको पता होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक तो व्यक्ति पे सीधा लगता है, ठीक है, उसे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, और दूसरा जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो सामान पे लगता है, गुड्स पे लगता है। आप कोई बिस्कुट खरीद रहे हो, ठीक है, या कुछ भी सामान को, कोई नमक खरीद रहे हो, छोटा छोटा सामान, चॉकलेट खरीद रहे हो, तो उस पर लिखा रहता है कि MRP 50 रुपये इंक्लूडेड ऑल टैक्स, मतलब उसमें आपका इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ गया है। ठीक है, अब सबसे सामने बात करते, देखो एक नेसेसरी पेमेंट है टैक्स, ध्यान रखना भी किसी भी सरकार के लिए। उसके बाद सब इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है। आपसे प्रश्न पूछे कि इनकम का सबसे बड़ा सोर्स, इनकम का सबसे बड़ा सोर्स क्या है भाई? तो आप आंसर हो गए टैक्स। 2 पॉइंट समझ गए। अब एक चीज समझना, टैक्स चार्ज्ड बाई। अब टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। टैक्स चार्ज बाई मतलब हिंदी में बोलते हैं कर अधिरोपित। कर अधिरोपित, कर अधिरोपित हिंदी में बोलते हैं। जैसे आप नोट्स बनाते हो, जब आप इंग्लिश लिखते हो तो इंग्लिश लिख लो, उसमें हिंदी लिखते हो तो हिंदी लिख लो। ठीक है, दोनों लैंग्वेज लिख रहा हूँ। कर अधिरोपित मतलब ये जो टैक्स लेता कौन है? तो आप सबको पता है कि होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, जिसे हम केंद्र सरकार के देते हैं, केंद्र सरकार। ठीक है, दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक होगी स्टेट गवर्नमेंट भी। ठीक है, यहाँ पे राज्य सरकार हो गई, और एक और होता है, मेनली तो 2 होते हैं। एक होती है लोकल गवर्नमेंट, एक होती है लोकल गवर्नमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट, ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आया होगा। आप ये तो ऊपर समझ गए, केंद्र सरकार जैसे भाई ये तो टैक्स मोदी लेता होगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जैसे हरियाणा तो खट्टर के पास जाता होगा। ये लोकल गवर्नमेंट कौन सी? स्थानीय सरकार है। ये आपके जिले की सरकार होती है। आप सपोज कर लो आपके जिला, आपका नगर है, नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गई, जिला पंचायत हो गई, ठीक है, ग्राम पंचायत हो गई, वो भी एक टैक्स लेते हैं, भी एक पर्ची काटते हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट टैक्स। वो टैक्स जो होती है वो लोकल गवर्नमेंट अपने पास ही रखती है, ना तो वो स्टेट गवर्नमेंट को देती है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सपोज करो कि पहले क्या होता था, एक टैक्स लगता था हाउस टैक्स। हाउस टैक्स, ठीक है, ये हाउस टैक्स जो होते हैं उस नगर की कोई नगर निगम या नगर पालिका, उसके द्वारा लगाया जाता था। ये हर घर से पर्ची काटी जाती थी, भैया आपके सीवर लाइन ठीक करवा देंगे, आपका रोड बना देंगे, नलके दबवा देंगे, ये दबवा देंगे। ठीक है, तो ये हाउस टैक्स है। ये टैक्स ना तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। ये कौन रखती थी? लोकल गवर्नमेंट रखती थी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल और दे रहा हूँ मैं। जैसे मान लो होता है चुंगी कर, एक होता है चुंगी कर, चुंगी टैक्स। अब चुंगी टैक्स अब तो नहीं लगता। जैसे पहले आप किसी से पूछोगे ना तो क्या होता है, जैसे कोई व्हीकल है, आप जैसे आपके शहर महेंद्रगढ़ में आ रहा है, रेवाड़ी में आ रहा है, ठीक है, कहीं पे भी आ रहा है, तो नाके होते थे बाजार के अंदर, ठीक है, मतलब बाजार के बाहर। जैसे वो व्हीकल एंटर करेगा तो उस नाके पे एक शहर की एंट्री का एक टैक्स लगता था कि अब महेंद्रगढ़ में ट्रक लेके आ रहे सामान का, तो एक टैक्स देना पड़ेगा आपको। उसे बोलते थे चुंगी कर। ठीक है, और कई कई जगह आप देखते हो इस कर, ये चुंगी जो वर्ड है इसी से फेमस हो जाती थी। ठीक है, कि फलानी चुंगी, वो चुंगी। ठीक है,
उसके बाद जैसे एक एग्जांपल आपको और देता हूँ, जैसे आप कहीं पे घूमना जाते हो, जैसे मान लो शिमला घूमने गए आप, ठीक है, शिमला घूमने गए या कहीं पे भी जैसे, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे किसी गांव में किसी जगह पे आप घूम रहे हो ना, तो वहाँ की जो ग्राम पंचायत है ना, आप छोटी सी पर्ची काटती है आपकी गाड़ी जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, वो क्या होता है, वो किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देते हो, ठीक है। वो क्या करते हैं, जैसे आप वहाँ पे घूमोगे गांव के अंदर या कुछ भी करोगे, तो वहाँ पे बोतल पानी के लिए आपने वैसे फेंक दिया, आपने कुरकुरे खाए, चॉकलेट खाई, कुछ भी आपने रैपर वहीं पे डाल देते हैं, ठीक है। वो एक प्रकार से साफ सफाई का कर लगाया जाता है कि आप भाई यहाँ की साफ सफाई हम करेंगे, तो इसके लिए एक पर्ची कटवानी पड़ेगी। अब वो टैक्स कोई मोदी थोड़ी ले जाता है ना, कोई खट्टर के पास जाता है, वो कौन रखता है, वो मेनली कौन रखता है, लोकल गवर्नमेंट, वहाँ की जो ग्राम पंचायत वो रख लेती है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट ये टैक्स चार्ज करती भी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आगे चलते हैं। अब उसके बाद आता है टाइप ऑफ टैक्स। टाइप ऑफ टैक्स, ठीक है, टाइप ऑफ टैक्स, दूसरा पॉइंट अपना टाइप ऑफ टैक्स। भाई ये सबको पता है कर कितने प्रकार के होते हैं, टैक्स दो प्रकार के होते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एक यहां लिख देता हूं डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, और एक दूसरा कौन सा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, मतलब ये हो गया प्रत्यक्ष कर हिंदी में, ठीक है, और ये इंग्लिश में हो गया अप्रत्यक्ष कर, ये हो गया अप्रत्यक्ष कर। दो प्रकार के हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इन पे बात करते हैं, डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स किस में आएगा, गिफ्ट टैक्स किस में आएगा, ठीक है, वेल्थ टैक्स किस में आएगा, कस्टम ड्यूटी किस में आएगी, एक्साइज ड्यूटी किस में आएगी, सेंट्रल सेल टैक्स किस में आएगा, सेल टैक्स किस में आएगा, चुंगी कर किस में आएगा, मकान का कर जो हाउस टैक्स वो किस में आएगा। भाई ऐसे पर्सन आते हैं, जितने भी बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में आई हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स के ऊपर में, ठीक है, कि डायरेक्ट टैक्स क्या है, चीज को समझना ढंग से, और फिर आपको साथ साथ नोट करना है, नहीं मैं साइड हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। और बेहतर है कि आप साथ साथ नोट्स बनाते रहे अपने। तो डायरेक्ट टैक्स, एक चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक होता है वर्ड पॉइंट, पॉइंट ऑन ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक होता है पॉइंट ऑन पेमेंट या पॉइंट ऑफ पेमेंट, पेमेंट। देखो दो चीज होती है। अब सपोज कर लो ये गवर्नमेंट है, ठीक है, ये गवर्नमेंट है, ये मैं हूं, मान लो सपोज कर लो ये मैं हो गया, ठीक है, मेरी इनकम हो गई 50 लाख रुपए, मान लो साल की 50 लाख रुपए इनकम है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को पता लग गया कि इस बंदे की, या मैंने आरटीआर भरा या आईटीआर भरा, सॉरी, पता लग गया कि 50 लाख रुपए इनकम इसकी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मेरे ऊपर टैक्स लगा दिया, ठीक है। तो इस टैक्स को भरेगा कौन, मैं भरूंगा या मेरा भाई भरेगा या कोई पड़ोसी भरेगा या कोई दूसरे देश का आदमी भरेगा, बताओ आप। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर टैक्स लगाया तो मेरे को भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 50 लाख रुपए पे जितना भी टैक्स बनता है ना, वो मेरे को जमा करना पड़ेगा गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट के पास से। तो मतलब क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिस व्यक्ति पे लगाया है, पॉइंट ऑफ पेमेंट अगर वही आदमी कर रहा है वापिस गवर्नमेंट को, तो वो होता है डायरेक्ट टैक्स। क्लियर हो गया चीज भाई, ठीक है। अब देखो मेरे पास जैसे अपना कोचिंग सेंटर उज्ज्वल कोचिंग कैंपस अपना, जो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, ठीक है, इसमें क्या है, जैसे एक कंपनी, एक प्रकार से, ठीक है, कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है। इन फ्यूचर जैसे मान लो ये 50 लाख रुपए का टर्नओवर करती है साल की, 20 लाख रुपए का करती है, तो एक रजिस्टर्ड कंपनी में आ गई है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पर टैक्स लगाएगी, ठीक है। तो ये टैक्स उज्ज्वल कोचिंग कैंपस भरेगा या कोई गुड़गांव की कोई संस्था भरेगी या दिल्ली का कोई आदमी भरेगा, आप बताओ एक चीज। टैक्स उज्ज्वल कोचिंग कैंपस पे लगाया तो उज्ज्वल कोचिंग कैंपस को ही टैक्स भरना है, मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ पेमेंट क्या हो गए, सेम, जिसपे लगाया वही बंदा भर रहा है, तो वो होते हैं डायरेक्ट टैक्स। पहले चीज समझ गए भी, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई कंपनी है, मैं कंपनी को चला रहा हूँ, अच्छा प्रॉफिट कर रही है, सरकार ने कंपनी पे टैक्स लगाया, जैसे बोलते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स, तो मेरे को भरना है, मेरी कंपनी है तो कंपनी भरेगी उस चीज को, तो बाहर का बंदा थोड़ी भरेगा। तो एक तो आप ध्यान करना डायरेक्ट टैक्स में ये होता है, ठीक है, आप नोट कर सकते हो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ पेमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, आप इस टैक्स को, दूसरा पॉइंट क्या है, इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसे
ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब जैसे ये मेरे पे लगा तो मेरे को ही भरना है, आप किसी दूसरे बंदे पे ट्रांसफर नहीं कर सकते कि आपने पापा पे कर दिया, भाई पे कर दिया, बहन पे कर दिया, माँ पे कर दिया, पड़ोसियों पे कर दिया, ऐसा नहीं होगा, आपको ही भरना है। ये दूसरा डायरेक्ट टैक्स का पॉइंट है, मेरे हिसाब समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट लगता किस पे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये व्यक्ति की इनकम पे लगता है, ये व्यक्ति की इनकम पे लगता है या उसके प्रॉफिट पे लगता है। डायरेक्ट टैक्स हमेशा व्यक्ति की इनकम या उसके प्रॉफिट पे लगेंगे। क्लियर होगी चीज भाई। पहला पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ पेमेंट सेम रहने चाहिए। दूसरा, इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। तीसरा, इनकम में प्रॉफिट पे लगता है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है, इसको कलेक्ट कौन करता है, कलेक्टेड बाई। तो ध्यान रखना, इसको कलेक्टेड करते हैं CBDT, CBDT, ठीक है। एक CBDT संस्था है जो किसके अंडर काम करती है, तो ध्यान रखना, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर काम करती है। राजस्व विभाग बोलते हैं हिंदी के अंदर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसके अंडर काम करती है। अब एक कंफ्यूजन, CBDT फुल फॉर्म क्या है, तो यहां पे लिख रहा हूं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स किसके अंडर आता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आता है, अंडर आता है। तो ये सारे पॉइंट समझ गए। उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। अब एक चीज इसमें, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना चाहो तो, समझ गए होंगे चीज को, इसको मिटा देते हैं। अब आगे देखो, सपोज कर लो कि मैं टैक्स दे रहा हूं, ठीक है, जैसे ए आदमी कोई भी ये टैक्स दे रहा है, मान लो ये महीने का या साल का जो भी होता है 1 लाख रुपए टैक्स के दे रहा है, ठीक है। ये बी आदमी है, ये कोई भी टैक्स नहीं दे रहा, क्योंकि इसकी मान लो इनकम 5 लाख से नीचे है, 2.5 लाख से नीचे है, ईयरली जो है ये कोई टैक्स नहीं दे रहा, 0 टैक्स में आ रहा है, ठीक है। ये 1 लाख रुपए टैक्स दे रहा है 1 साल का। दोनों बाजार गए, ठीक है, दोनों बाजार गए हैं, दोनों ने क्या खरीदा, मान लो एक कोल्ड ड्रिंक ली इन्होंने, ठीक है, 80 रुपए की कोल्ड ड्रिंक ले ली। दुकान वाले ने इसको कहा कि आप इनकम टैक्स देते हो 1 लाख रुपए, तो आपको दूंगा मैं 100 रुपए की। 80 उसकी कीमत थी, वो उसको बोल रहा है कि 100 रुपए की दूंगा आपको, ठीक है। इसको बोल रहा है कि तू टैक्स नहीं देता तो तेरे लिए 80 की है, या तू 2-4 रुपए और कम दे जा, ठीक है भाई, तू टैक्स नहीं दे रहा है। तो आप एक चीज बताओ, ऐसा पॉसिबल होता है क्या, ऐसा होता है? मतलब मैं कहूँ कि डायरेक्ट टैक्स मेरी इनकम कितनी है, ठीक है, मैं कितना टैक्स दे रहा हूं, वो चीज किसी वस्तु की कीमत को प्रभावित करती है क्या, ठीक है। मतलब मेरी इनकम, मेरी कंपनी की इनकम कितनी भी हो, तो मैं बिस्कुटों के रेट चेंज नहीं कर सकता, ना मैं कोल्ड ड्रिंक के रेट बदल सकता हूं, मेरे लिए अलग नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे एक लाइन लिखूं कि डायरेक्ट टैक्स जो होता है वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं करता, वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं करता, वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं करता। कौन भाई? डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स को एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूं। मैंने सबसे पहले बताया कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और पॉइंट ऑफ पेमेंट सेम रहने चाहिए। दूसरा, आप इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपको ही करना है सारा काम, आपको ही भरना है। तीसरा, मैंने आपको बताया कि कलेक्टेड बाय CBDT, ठीक है, अंडर किसके? रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग के अंडर मतलब कलेक्ट करता है इसको, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं करता, ये होता है डायरेक्ट टैक्स। क्लियर हो गया? ये क्या होते हैं भाई? डायरेक्ट टैक्स होते हैं। फिर इसके आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने पड़ेंगे कि भाई डायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन कौन से आएंगे। एक भी एग्जाम्पल आपको रटना नहीं है कि आप रट के बैठ जाओ कि भाई ये इसमें आएगा। जैसे रट लेते हैं ना भाई, एक्साइज ड्यूटी इसमें आता है, कस्टम ड्यूटी इसमें आएगा। एक भी सिंगल भी एग्जाम्पल नहीं रटना है। पेपर में कभी पूछे आप सोचो कि किस पे लग रहा है और भर कौन रहा है। सामान, एक चीज मैंने बताया, इनकम में प्रॉफिट पे लगता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले आता है एग्जाम्पल इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम पे लगता है, मेरे ऊपर लग रहा है इनकम टैक्स तो मैं भरूंगा, ठीक है, और कोई नहीं भरेगा, ठीक है। हाँ, हेल्प कर सकता है कोई, CA हो गया, कुछ भी हेल्प कर, लेकिन भरना मेरे को है। दूसरा, जैसे मान लो कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया। दूसरा कौन सा हो गया भाई? कॉर्पोरेशन टैक्स, मतलब एक प्रकार से जो भी आप कॉर्पोरेशन कंपनी चला, निगम कर हो गया, ठीक है। तीसरा, जैसे मान लो हो गया गिफ्ट टैक्स। आपको जैसे मान लो कोई गिफ्ट दे रहा है, अब गिफ्ट जैसे मान लो कोई चॉकलेट का दे रहा है, तो चॉकलेट पे तो क्या टैक्स लगेगा। जैसे आप हो अपनी कोई भी, जैसे
दोस्त है, कुछ भी महिला मित्र, उसको आप जैसे कोई गाड़ी गिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, और गाड़ी जैसे काफ़ी महंगी गाड़ी है, 50 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की, 10 लाख की, तो क्या होगा, गवर्नमेंट उस पर गिफ्ट टैक्स लगाएगी, वो आपको भी भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप और कहीं जैसे और कोई भर देगा। तो इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, ठीक है, गिफ्ट टैक्स हो गया, और कौन कौन से हैं इसमें भी, ठीक है, जैसे मान लो वेल्थ टैक्स हो गया, एक हो गया वेल्थ टैक्स, आप भी नोट कर सकते हो, वेल्थ टैक्स। एक हो गया कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, पूंजीगत लाभ कर, ठीक है, संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स क्या हो गया, संपत्ति कर, ये गिफ्ट उपहार कर हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स निगम कर हो गया, इनकम टैक्स हो गया आपका आयकर हो गया। ये सारे क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनमें जितने भी होते हैं आपको भरने सारे डायरेक्ट टैक्स, समझ गए होंगे आप, ठीक है। आगे हेडिंग डालो इनडायरेक्ट टैक्स की भी। इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है भाई, इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा। अब पहला पॉइंट इसमें लिख रहा हूं कि ये क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर मतलब ये दूसरे पे शिफ्ट हो जाता है, ये होता है ट्रांसफर ऑन कस्टमर, ऑन कस्टमर। पहले समझा देता हूं चीज में। देखो ये कोई भी दुकान है, ये कोई है दुकान, ये गवर्नमेंट है, ठीक है, और ये आप हो। तीन चीज है, गवर्नमेंट है, दुकान है, और ये क्या है, आप हो। पहले क्या हो रहा था, डायरेक्ट में गवर्नमेंट आपके बीच कनेक्शन था, दुकान वाला था ही नहीं, ठीक है। अब गवर्नमेंट, दुकान वाले ने क्या भर लिया, सामान भर लिया पूरी दुकान के अंदर, ठीक है, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह, कार वगैरह ये भर लिए, कुछ भी लगा लो, कुछ साड़ी की दुकान है, कपड़े की दुकान है, ठीक है, गवर्नमेंट लगाएगी इसके ऊपर टैक्स, ठीक है। जैसे आप कोई भी एक शर्ट लेते हो, 100 रुपए की शर्ट है, उस पर लगा दिया 18% GST, तो ये शर्ट हो गई 118 की। आप गए दुकान के पास, ठीक है, तो क्या दुकान वाला आपको 100 रुपए में शर्ट दे देगा क्या? सरकार ने उसके ऊपर 18% लगाई, वो आप पे लगा देगा, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, ट्रांसफर ऑन कस्टमर, ये कस्टमर पे शिफ्ट हो गया टैक्स। ऐसा नहीं कि दुकान वाले पे लग रहा है तो दुकान वाला भरेगा, आपसे ले रहा है वो, दुकान वाले क्या है, ठीक है, आपसे लेके ये गवर्नमेंट दे देगा। तो एक चीज समझ गए, ट्रांसफर ऑन कस्टमर। दूसरी चीज इसमें यही बता देता हूँ आपको, सेकंड चीज जो है, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये आदमी जो है, ठीक है, ये दुकान में गया, ये किसका टैक्स देख के आया, अपनी इनकम का देख के आया कि प्रॉफिट का देख के आया कि सामान का देख के आया? सीधी सी बात है, उसने सामान खरीदा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो भी होता है ना, वो हमेशा किस पे लगते हैं भाई, वो हमेशा गुड्स, मतलब सामान, सर्विस या प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना, ये हमेशा किस पे लगते हैं, गुड्स, सर्विस और प्रोडक्ट पे लगते हैं। 2 पॉइंट समझ गए, ठीक है। कस्टमर पे लगते हैं और सामान लेता है, मतलब कस्टमर शिफ्ट हो जाते हैं, सामान पे लगते हैं। तीसरा चीज एक यहां पे समझना आप भाई, ठीक है, कलेक्टेड, मतलब इसको कलेक्ट कौन करता है, यहां लिख रहा हूं, एक संस्था होती है CBIC, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये भी किसके अंदर आती है, वही सेम चीजें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आती है, राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो यहां तक सारी चीज आप समझ गए होंगे। अब एक चीज आप बताओ, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि वस्तु की कीमत को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अब बताओ, अब ये दुकान वाला ये गया 100 रुपए की सामान खरीदने, 18% GST लगाया, ग्राहक को पड़ी 118 रुपए की, ठीक है। उसके बाद ये मान लो कभी भी रेट आएंगे भाई, अब कपड़े महंगे हो जाएंगे, ठीक है। अब इस पे मान लो 20% लग गया, 28% लग गया कपड़े पे, तो ये शर्ट कितनी हो गई, 128 की। मतलब ये बढ़ रहा है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जो है बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मैं कहूँ कि वस्तु की कीमत को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा, आप कहोगे हाँ करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स वस्तु की कीमत को प्रभावित करता है और डायरेक्ट टैक्स नहीं करता है,
दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए हैं। कभी भी आपसे स्टेटमेंट का प्रश्न पूछ लेगा ना, अगर आप अच्छा एग्जाम देते हो तो वहां पे उलझा के खड़ा कर देगा आपको तुरंत, कि वस्तु की कीमत को प्रभावित कौन करेगा? वस्तु की कीमत को प्रभावित करेगा इनडायरेक्ट, और कौन नहीं करेगा? डायरेक्ट का कोई मतलब नहीं, इनकम और प्रॉफिट पे लग रहा है, ये गुड्स पे लगता है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे सारी चीजें, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में डिफरेंस क्या है, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा डिफरेंस भाई। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है ना तो आप इसको शेयर करना, मैं आपको पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो। ठीक है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही तो मैं देखो इनडायरेक्ट के एग्जाम्पल कौन कौन से, एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल देखो, आप बताओ, अब एक चीज तो आपके दिमाग में बैठ गई, सारे इनडायरेक्ट हटा के एक चीज ला दी, क्या? जीएसटी। अब सबसे बड़ा रोला होता है जीएसटी क्या है, आधे दुकान वालों को समझ में नहीं रहा जीएसटी क्या है, वो भर तो रहे लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा। ये जीएसटी में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। उसके बाद जीएसटी हो गया, जैसे जीएसटी के बाद जैसे कोई सेल टैक्स हो गया। अब ये सेल टैक्स सेल है, आदमी को थोड़ी बेच देगा भाई, सामान पे लग रहा है ना। तीसरा जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गई, एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद चौथा जैसे कस्टम ड्यूटी हो गई, कस्टम ड्यूटी। अब जैसे कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी होगी, जैसे एयरपोर्ट पे कस्टम अधिकारी खड़े रहते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट पे जैसे कोई कस्टम अधिकारी खड़ा है, ठीक है, वो आए, आप आए, वो हमेशा आप जैसे कोई वीडियो वगैरह देखते हो फेसबुक पे, आपने देखा होगा, वो क्या करता है? ठीक है, वो क्या करेगा? वो आदमी से बैग खुलवाता है, देखा उसने, वो सोना चोरी करके ले जा रहा है, घड़ी ले जा रहा है, कुछ भी। ठीक है, जैसे हार्दिक पांड्या था अभी थोड़े दिन पहले, जैसे घड़ी लेके आया था, आपने देखा होगा। हो सकता है उस पर कस्टम ड्यूटी ना भरी हो, चोरी से ले जा रहा हो। ठीक है, तो हमेशा कोई आदमी अपने अंदर ही जैसे सोना डाल लेता है अंगों के अंदर, ठीक है, कुछ अफीम ले जा रहा है, कुछ भी, तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी आदमी पे लग रही है कि किस पे लग रही है? कस्टम ड्यूटी हमेशा किस पे लगती है? सामान पे लगती है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ सामान पे लगती है ना, इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी होगी, सेल टैक्स हो गया, जीएसटी हो गई। ठीक है, उसके बाद एक होता है सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स। ठीक है, ये एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई सामान लेके जाता है उस पे लगता है। ठीक है, उसके बाद चुंगी कर हो गया। अब चुंगी कर जो है सामान पे लग रहा है भाई, आप सामान लेके, ऐसे थोड़ी ना कि मैं किसी राज्य में महेंद्रगढ़ में आऊंगा तो मेरे पे लगा देंगे, मेरी इनकम पे लगा देंगे, ऐसा थोड़ी होगा, सामान पे लग रहा है। तो ये जीएसटी हो गया, सेल टैक्स हो गया, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी होगी, कस्टम ड्यूटी होगी, सेंट्रल सेल टैक्स हो गया, चुंगी कर हो गया। आप सिनेमा घर के अंदर गए, वहां पे खूब आपने एंजॉय किया, ठीक है, तो सरकार कहेगा एंजॉय किया है ना, तो इधर आ जाओ आप, एक टैक्स देख के जा, कौन सा? मनोरंजन कर। ठीक है, इंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, आप वहाँ पे आराम से समोसे खाए हैं, अब समोसे बाहर 10 रुपए के मिल रहे हैं, वहाँ पे 50 रुपए मिल रहे हैं। पॉपकॉर्न बाहर 10 रुपए के मिल रहे हैं, वहाँ 50 रुपए मिल रहे हैं। 250 रुपए का पैकेज दे रहे हैं आपको, ले भाई एक समोसा पॉपकॉर्न वगैरह। ठीक है, वो क्यों दे रहे हैं? आप यहाँ पे पसर के बैठे हो ना सीटों पे, और जो फिल्म देख रहे हो तो उसके लिए टैक्स लगा रहे हैं आपको, टिकट पे, सब पे एक मनोरंजन कर होता है। एडवर्टाइजमेंट टैक्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये भी किस में आएगा? इनडायरेक्ट टैक्स में हो गया। मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में मेनली अंतर क्या है। ठीक है, आप पूरा समझ गए होंगे। अगर थोड़ी चीज़ को डाउट हो आपको तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो आप, मैं आगे आपको पढ़ा रहा हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ गए, एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, रटना नहीं चीज़ को भी बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो उसके बाद आता है टाइप ऑफ टैक्स सिस्टम। टाइप ऑफ टैक्स सिस्टम, ठीक है, टाइप ऑफ टैक्स सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? देखो, एक होता है, मेनली 4 प्रकार के होते हैं, और कई किताबों में 3 प्रकार के लिख रखे हैं, 4 प्रकार के होते हैं वैसे। एक होता है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, ठीक है, दूसरा होता है रिग्रेसिव, ये हो गया प्रगतिशील, जैसे हिंदी में बोलते हैं इसको ऊपर वाले को प्रगतिशील। ये होता है प्रतिगामी, हिंदी में आप हिंदी अंग्रेजी जो भी याद करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया प्रोपोर्शनल, तीसरा ये हो गया प्रोपोर्शनल मतलब अनुपातिक, अनुपातिक, ठीक है, और चौथा हो गया डिग्रेसिव, इसे बोलते हैं हिंदी में अधोगामी, अधोगामी। ठीक है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और डिग्रेसिव।
पहले इनको मैं आराम से समझाता हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। देखो प्रोग्रेसिव में क्या होता है, अपने भारत में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। होता क्या है कि मैं जैसे मान लो 2.5 लाख रुपए कमाता हूँ साल के, 5 लाख रुपए साल के कमा रहा हूँ, तो एक्चुअल में 5 लाख रुपए तक कमाने वाला व्यक्ति टैक्स के दायरे में नहीं आता है, कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद में मान लो कमा रहा हूँ 10 लाख रुपए, तो मेरे को थोड़ा टैक्स देना पड़ेगा, 5% जो भी होगा, ठीक है। फिर मैं 15 लाख रुपए कमा रहा हूँ, थोड़ा और 7.5% के दायरे में आ जाऊंगा। फिर मैं 20 लाख रुपए कमा रहा हूँ, थोड़ा और बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं 25 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 30 कमा रहा हूँ, 50 कमा रहा हूँ, ठीक है। तो 50 कमाने के बाद मेरे को एक सरचार्ज और देना पड़ेगा, टैक्स ऑन टैक्स हो गया वो सरचार्ज। सेस क्या होता है मैं बताऊंगा सारी चीजें। मतलब यहाँ पे एक चीज आप समझ रहे हो कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है ना, तो टैक्स भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है टैक्स भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे मेरी इनकम कम थी टैक्स भी कम था, और इनकम बिल्कुल ही कम थी टैक्स था ही नहीं। मतलब प्रगतिशील, जितनी आप प्रगति करोगे उतना ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये होता है प्रोग्रेसिव, ये भारत में है, ठीक है। रिग्रेसिव क्या होता है, रिग्रेसिव में ये होता है, ध्यान से सुनो, जैसे मान लो मेरी इनकम, मान लो सपोज कर लो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि 10 लाख रुपए जैसे, ठीक है, कुछ टैक्स का दायरे में 10% मेरे पे टैक्स लगा दिया, ठीक है। फिर मेरी इनकम हो गई 20 लाख रुपए, 20 लाख हो गई, तो वहां पे क्या किया, वहां पे सपोज करो कि वहां पे लगा दिया 8% टैक्स लगा दिया, टैक्स घट गया। तो एक चीज समझे कि इनकम कम थी टैक्स ज्यादा था, इनकम ज्यादा है टैक्स कम है। ये होता है यूरोपियन कंट्री में, जैसे अमेरिका, यूएसए वगैरह, इधर सारों में ये हो रहा है, रिग्रेसिव है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इन दोनों के क्या है, अब इनके दोनों के अंतर क्या है, बैड इफेक्ट क्या है, मैं सारे डिस्कस करूंगा। प्रोपोर्शनल क्या होता है, यहाँ पे एक फिक्स कर देगा अमाउंट, इतने अमाउंट पे इतना टैक्स भरना पड़ेगा, चाहे आप ज्यादा कमाओ चाहे कम कमाओ, ठीक है। 1 लाख रुपए कमा रहे हो 10% दोगे, 2 लाख कमा रहे हो तो फिर 10% दोगे। क्लियर हो गया, ये चीज है भाई। और डिग्रेसिव में क्या होता है, डिग्रेसिव और एक प्रकार से प्रोग्रेसिव सेम ही है, इनकम ज्यादा टैक्स भी ज्यादा, इनकम ज्यादा टैक्स ज्यादा, लेकिन एक समय पे जाके कांस्टेंट हो जाती है टैक्स रेट, फिर एक समय पे जाके कांस्टेंट हो जाएगी। जैसे मान लो 30% पे जाके कांस्टेंट हो गई कि इसके बाद आप कितनी भी तनख्वाह कमाओ, कितना भी पैसा कमाओ, आपको 30% देना पड़ेगा, इसके अलावा नहीं देना पड़ेगा। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे, भारत में तो ऐसा ही है, भारत में भी ऐसा ही है कि 30% पे जाके कम हो जाती है, उसके बाद कोई टैक्स नहीं देना आपको। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है, भारत में भी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन जब व्यक्ति 50 लाख से ऊपर कमाता है ना भारत के अंदर एक साल के, तो उसको एक सरचार्ज और देना पड़ता है, टैक्स ऑन टैक्स, मतलब चल रहा है आगे भी, ठीक है। सेस देना पड़ेगा उसको, सेस तो मान लो कोई भी दे सकता है, जैसे सेस के बारे में डिस्कस करूंगा भाई, मैं भी दे सकता हूँ सेस, तो मेरे पे लग सकता है सेस। तो डिग्रेसिव क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो जाएगी आके जाके रेट, और ये क्या हो गया, ये भी बढ़ती रहेगी। तो भारत में प्रोग्रेसिव है, यूएसए कंट्री, यूरोपियन देशों में ये रिग्रेसिव है। अपना जो नॉर्वे है, नॉर्वे के अंदर क्या है भाई, ठीक है, नॉर्वे हो गया, वहां पे क्या फिक्स कर दिया लोगों ने कि हमें इतना टैक्स देना है, 10% रख दो, कुछ भी आंकड़े हो सकते हैं उसके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टाइप ऑफ टैक्स सिस्टम हो गया भाई, ठीक है। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, अब ढंग से समझना आपको। देखो यार, एक व्यक्ति जैसे एग्जाम्पल ले लो, 1 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, उस पर 10% टैक्स है, कितना हो गया, 10,000 रुपये टैक्स हो गया, ठीक है ना। उसके बाद कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, 2 लाख रुपए कमा रहा है, जोड़ेंगे इसको भी, जैसे शुरुआत के 1 लाख पे 10% है, अगले 1 लाख पे भी 10%, मतलब फिक्स है 10% टैक्स देना है। शुरुआत के 1 लाख पे 10% है, अगले 1 लाख पे 10% है, तो 10,000 जमा 10,000 कितने हो गए, इतने टैक्स दिया 20,000 रुपये, फिक्स है 20,000 टैक्स दे दिया, वही 10% की दर से, ठीक है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति फिर 1 लाख रुपए कमा रहा है, 1 लाख पे इस पे टैक्स लग रहा है 10%, ठीक है। उसके बाद जो 2 लाख रुपए कमा रहा है उस पे लग रहा है 15%, उस पे कितना लग रहा है, 15% टैक्स लग रहा है भाई। क्लियर हो गया। अब देखो 2 लाख, मतलब ऐसा देखो, शुरुआत के जो 1 लाख है ना, शुरुआत के 1 लाख पे दे रहा है 10,000 टैक्स, अब अगले 1 लाख जो उस पे देगा 15%। यहाँ पे क्या हो रहा था,
शुरुआत के 1 लाख पे भी 10%, अगले 1 लाख पे भी 10%, हर पे 10-10 चलता रहेगा। यहाँ पे शुरुआत पे 10% था, 2 लाख कमाने लगा तो 15% हो गया। मतलब शुरुआत के, अब 2 लाख ऐसे नहीं, 2 लाख का 15% निकाल बैठो आप, ठीक है। ये क्या होगा कि शुरुआत की जो 1 लाख है ना, वो तो 10% में आ रहा है, मतलब शुरुआत में हो गया 10,000, अगले 1 लाख उस पर 15% है तो मतलब हो गया 15,000, तो ये टैक्स देगा 25,000 रुपये, ठीक है। एक चीज यहां लिख देता हूं, जैसे यहां तक आप पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, जैसे यहां लिख देता हूं कि एक व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है, 10% दे रहा है। कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए कमा रहा है, फिर उसके ऊपर कितना हो गया, मान लो जैसे घट गया 8% हो गया। बड़ी मजेदार चीज है तो, ठीक है। आपने शुरू के 1 लाख कमाए, 10,000 दिए, ठीक है। अब 2 लाख वाला व्यक्ति है, ठीक है, शुरुआत में 10,000 दे दिए, अब अगले 2 लाख उस पर कितना देगा, 8%, मतलब 10,000 जमा 8,000 कितने हो गए, 18,000 हो गए। अब इस चीज से आप क्या समझे, टैक्स रेट कांस्टेंट मतलब प्रोपोर्शनल, नॉर्वे देश में होता है। टैक्स रेट क्या हो रही है, जैसे इनकम बढ़ी टैक्स रेट बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोग्रेसिव, ये प्रोग्रेसिव हो गया, ठीक है, जैसे इंडिया में है। और ऊपर वाला जो है वो कि टैक्स रेट, इनकम बढ़ रही है, टैक्स रेट क्या हो रही, घट रही है। इनकम बढ़ रही है, टैक्स रेट क्या हो रही भाई, घट रही है, मतलब ये क्या हो गया, रिग्रेसिव हो गया, ठीक है। ये यूएसए वगैरह में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ तक समझ गए। अब मेनली देखो प्रोपोर्शनल का तो फिक्स कर दिया कि भाई इतना आपको देना पड़ेगा, आप कितने भी कमाओ, ठीक है, फिक्स रेट। अब मेनली दिक्कत है जो प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव, इसमें अंतर करते हैं एक बार मेनली। भाई कौन सा बढ़िया है इसमें, जैसे P लिख दिया प्रोग्रेसिव हो गया, ये लिख दिया R रिग्रेसिव हो गया, ठीक है। अब एक चीज बताओ, इंडिया, जैसे मैं लिख दिया इंडिया, ये इंडिया है, ये जैसे यूएसए हो गया, ठीक है। आप ज्यादा कमा रहे हो, जैसे मैं ज्यादा कमा रहा हूँ, ज्यादा टैक्स दे रहा हूँ, ठीक है। और कोई व्यक्ति जैसे दूसरे देश में, यूएसए में क्या है, ज्यादा कमा रहा तो कम, धीरे धीरे टैक्स रेट कम आ गई। अब एक चीज देखना, मैंने जैसे मान लो इंडिया में क्या, अगर कोई व्यक्ति 5 करोड़ रुपए कमाता है, अगर तरीके से काम करे तो 2 करोड़ रुपए टैक्स में दे देगा वो, तरीके से सारी चीज भरे तो, ठीक है। तो कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मैं 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ मैंने कमाए और 2 करोड़ में टैक्स दे दूं, मेरी मेहनत की कमाई है, कुछ भी सोचेगा वो। मतलब एक प्रकार से ब्लैक मनी करने की कोशिश करेगा, टैक्स चोरी करने की कोशिश करेगा, या कुछ भी ओले सोले मार के करके वो बचाएगा। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को कुछ भी करके, जैसे मान ले देख के कुछ भी सेटल करना चाहेगा वो, कम से कम दायरे में। सीईओ को कहेगा भाई टैक्स कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या, यहाँ पे इंडिया में क्या है कि व्यक्ति का मन नहीं करता भाई ज्यादा कमाई ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ब्लैक मनी करने की सोचता है, उसका दिमाग नेगेटिव चीजों में जाता है, ठीक है। यहाँ पे यूएसए वगैरह रिग्रेसिव में क्या है कि आप ज्यादा कम कमा रहे हो, टैक्स देना पड़ रहा है, ज्यादा कमा रहे हो, टैक्स रेट घट गई, उसमें व्यक्ति नेगेटिव सोचेगा नहीं, टैक्स रेट घट रही, कम ही तो टैक्स देना, ज्यादा कमा रहे तो, ठीक है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी टैक्स रेट घटती जाएंगी, उसमें व्यक्ति कभी नेगेटिव माइंड लेके नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब ब्लैक मनी करने की सोचेगा नहीं, एक तो इनमें ये दिक्कत है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में भी रिग्रेसिव कर दे, इंडिया में भी क्या कर दे, रिग्रेसिव कर देते हैं। अब सीधी सी बात है, इंडिया के अंदर जैसे रिग्रेसिव कर तो दें, सही बात है, लेकिन 135 करोड़ में 2.5 करोड़ आदमी ऐसे हैं जो अपना क्या भरते हैं, ITR भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसने इनकम टैक्स जो पैसा भर दिया, टैक्स दे दिया, नहीं, मतलब रिटर्न मतलब क्या होते हैं, बताते हैं कि हम इतनी कमाई कर रहे हैं। अब टैक्स के दायरे में आते कि नहीं आते वो अलग बात है, इतने RTR भरते हैं, उनमें से सपोज कर लो 1.5 करोड़ आदमी के टैक्स भरते हैं, ठीक है, या इससे कम लगा लो, इतने आदमी टैक्स भर रहे हैं। और कई आदमी क्या होते हैं, क्योंकि इंडिया में टैक्स, कोई अमीर है ना तो अमीर है, बहुत ज़्यादा अमीर हो, ठीक है, अब वो गरीब है तो टैक्स के दायरे में नहीं आ रहा। अब कितने परसेंट लोग, जैसे मान लो 70% लोग टैक्स के दायरे में नहीं आते, 5 लाख से कम इनकम है, कहाँ से टैक्स देंगे। अब जो टैक्स मोटा टैक्स दे सकते हैं, आप उन पे टैक्स रेट कम कर दोगे तो सरकार के पास क्या मिलेगा, कुछ नहीं आएगा सरकार के पास। तो क्लियर होगी चीज़ भाई, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि इंडिया के अंदर प्रोग्रेसिव है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इंडिया में मेनली समस्या क्या है, जैसे कोई व्यक्ति है 6 लाख रुपये इनकम, उसकी 6 लाख रुपये इनकम है, इंडिया में है,
तो 5 लाख तक तो भाई गवर्नमेंट ने कह रखा है कि आप टैक्स मत भरो, 5 लाख तक टैक्स मत भरो आप। अब जो ऊपर का बच गया 1 लाख, इस पे तो दे दो, इस पे भी नहीं दे रहे आप। तो 10% मान लो इस पे टैक्स लगा भी दे गवर्नमेंट, तो कितना हो गया ये 10,000 रुपये टैक्स भरेगा इसका, मतलब 6 लाख पे मात्र 10,000 रुपये टैक्स बना इसका साल का, ठीक है। अब इसमें भी क्या करेगा, ये कबाड़ी करने की सोचेगा कि इसको भी मैं ना दूं, तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं, क्या करें, वो LIC खुलवा ले। सरकार भी कहती है कि आप टैक्स सेविंग करो, वो आईडी देती है सरकार, आइडिया कि आप ये ऐसे ऐसे टैक्स बचा सकते हो, LIC खुलवा लो, PF खुलवा लो, ठीक है, आप अपनी FD करवा लो बैंक के अंदर, आप डाक खाने में सेविंग अकाउंट खुलवा लो, ठीक है। अब उससे क्या होगा, आदमी क्या सोचेगा कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, सेविंग अकाउंट खुलवा लूंगा, FD करवा लूंगा, ठीक है। अब एक चीज़ सोचना, सरकार चाह रही है कि तेरे 10,000 छोड़ देंगे, तो ये तू 1 लाख रुपए की जो है ना, जिस पे टैक्स बचाना चाह रहा है, वो सारा जो FD करा ले 15 साल के लिए, इसको डाक खाने में सेव करवा ले, ठीक है, LIC खुलवा ले, मतलब जितनी तू LIC किस्त भरेगा उस पे 1 साल के जितना प्रीमियम बनेगा उस पे तेरा टैक्स नहीं लगेगा। मान लो 1 लाख रुपए खुलवा ली साल की, ठीक है, हर साल 1 लाख रुपए देगा LIC को। अभी LIC वाला पैसा कहाँ जाएगा, हमारा कहाँ जाएगा, कोई अब अमेरिका तो जाएगा नहीं, ठीक है, कहाँ जाएगा, सीधी सी बात है गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट उसको यूज करेगी, वो सोच रहा है कि मैं टैक्स नहीं दे रहा, टैक्स बचा रहा हूँ मैं, टैक्स क्या बचा रहा है आप बताओ, ठीक है। गवर्नमेंट वो 10,000 रुपये नहीं कमा पाती, जितने रुपए मतलब 1 लाख से कमाएगी, 10,000 रुपये अगर ले भी लेती इससे, और ये देता भी नहीं, बताता भी नहीं, तो 1 लाख रुपए से गवर्नमेंट कई 10,000 रुपये कमा लेगी ब्याज के रूप में, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ समझ गया आप भाई। उसके बाद जैसे एक चीज़ समझना आप कि भारत में मतलब कैसे किया जाए, क्या क्या सिस्टम होता है, ठीक है, कि कैसे लोग जैसे बच सकते हैं। एक तो भारत के अंदर क्या है कि एक तो टैक्स जो एरिया है ना, टैक्स बेस है, उसको बढ़ाया जाए, देखो लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी चीज, भारत के अंदर अनरिकॉग्नाइज्ड जो मतलब एक प्रकार से असंगठित क्षेत्र जो है, कृषि कर रहा है, कोई रेडी लगा रहा है, कोई दुकान खोल रखी है, ठीक है, उनका पता ही नहीं इंडिया के अंदर कौन कितना पैसा कमा, कोई रेडी लगा रहा है उसका पता नहीं वो कितने पैसे कमा रहा हो, सरकार के पास उसका हिसाब नहीं है, ठीक है। अब सरकार हिसाब चाहे तो 1 मिनट में निकाल दे उन सबका, कैसे, एक कमेटी बैठा दे कि भाई देखो कौन कौन टैक्स चोरी कर रहा है। अब वही बात है कि मान लो मैं 10,000 रुपये टैक्स चोरी कर रहा हूँ और सरकार कमेटी बनाए, उस कमेटी पे खर्च हो गए 1 लाख रुपए, तो सरकार ऐसे काम करने नहीं चाहेंगी कि इन सरकार के पास आए 10,000 रुपये, सरकार ने खर्च कर दिए 1 लाख रुपए वो कमेटी बना के, तो सरकार कहती है कि इनको ध्यान नहीं देती उनके ऊपर, क्योंकि अपने इंडिया में असंगठित क्षेत्र मतलब एक प्रकार से हिसाब ही नहीं है, बैंकों में खाते नहीं है, पैसे रखते नहीं है, तो हिसाब नहीं है। कुछ जो होता है जैसे मान लो कोई प्राइवेट सेक्टर में पैसे नहीं दे रहे, जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, उनका क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब हो गई, कोई भी रिकॉग्नाइज जैसे कोई कंपनी होगी, बढ़िया कंपनी होगी, तो उसमें क्या होता है पैसा उनके अकाउंट में आता है, ठीक है। तो अकाउंट में आने से क्या होता है कि सरकार पहले उसका TDS काट लेती है, ठीक है। TDS क्या होता है मैं आपको पूरा समझाऊंगा, TDS काटने में बचेगा कहाँ बंदा हो, ठीक है। अब TDS भी एक अनोखे तरीके से काटती है कि हर महीने के जैसे 50,000 कमा रहा है कोई बंदा, हर महीने के 5-5 हज़ार काट रही है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना कि जिस मान लो मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ महीने के, ठीक है, तो साल के मेरे 6 लाख हो गए, भाई सरकार मेरे से टैक्स भरवाना चाह रही है तो 1 लाख पे लगेगा मेरा, तो 1 लाख पे कितने हो गए, मेरा 10,000 रुपये हो गए सपोज कर लो। ये क्या कर रही है, इस 50,000 में 5,000 रुपये हर महीने काट रही है, मतलब 12 महीने में मैंने 6 लाख रुपए कमाए, इधर 12 महीने में इसने 60,000 रुपये काट ली मेरी, TDS काट रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सरकार पूरा रख लेगी, सरकार पूरी साल तक इसको यूज करेगी, ठीक है। लास्ट में आप जब ITR भरोगे कि मेरा इतना टैक्स बनता है, उसमें काट के आपकी रिटर्न कर देगी। मैं पूरा समझाऊंगा क्या होता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज मैंने कुछ टॉपिकों पे बात की, टैक्स सिस्टम पे, टाइप ऑफ टैक्स पे कैसा लगता है, उसके बाद मैं टर्म समझाऊंगा, टैक्स बॉयंसी क्या होती है, कर उछाल क्या होता है, ठीक है, गत वर्ष क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, SSC क्या होता है, सारी चीज़ मैं आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कर दो, लाइक कर देना, ठीक है, और कमेंट करना है कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही भी, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।